लास्ट क्लास में हमने नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100 करके जीडीपी डिफ्लेटर होता है ये समझा था। हमने एक बार रिवाइज करा था कि नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है। कर ये हम पहले भी चुके थे, इसी को फर्स्ट क्लास में भी हमने सेम चीज की थी, उसी को एक बार रिवाइज करा था। तो आज जो है हम इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे। अब इस न्यूमेरिकल में क्या है कि हमें प्राइस ऑफ द ईयर 2015-16 दिया हुआ है, क्वांटिटी ऑफ ईयर 2015-16 दी हुई है, और हमें नॉमिनल जीडीपी निकालना है। कब का? 15-16 का। नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलता है? प्राइस ऑफ करंट ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। I can say quantity of current year into rate of current year. अब प्राइस ऑफ करंट ईयर यानी कि रेट ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर दी हुई है, तो नॉमिनल जीडीपी हम निकाल सकते हैं ना मल्टीप्लाई करके। कैन एनीबडी हेल्प मी? यहाँ पे क्या आएगा इस जगह पे? So 2000. 2000। यहाँ पे क्या आएगा? 6000. 6000। यहाँ पे क्या आएगा? 12,000। 12,000. 12,000। इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 20,000. 20,000। ठीक है, गुड, बिल्कुल सही। अब हमें नॉमिनल जीडीपी निकालना है 2018-19 का। तो क्वांटिटी दी हुई है हमें करंट ईयर की और रेट दिया हुआ है करंट ईयर का, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3000 30 इंटू 100, यहाँ आ जाएगा 8000 40 इंटू 2000, और यहाँ आ जाएगा 15,000 दैट इज 26,000. ठीक है। अब रियल जीडीपी, अब वो क्या है? क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर इनटू रेट ऑफ बेस ईयर। अब 18-19 के लिए बेस ईयर तो 2010 होना चाहिए, बट 2010 का डेटा नहीं गिवन, हमें 2015-16 का दिया हुआ, तो हम इसे बेस ईयर की तरह यूज कर लेंगे। बेस ईयर फॉर 18-19 जो भी पहले का ईयर दिया होता है, अगर हमारे को एग्जैक्टली बेस ईयर नहीं दिया हुआ तो हम ये चीज यूज कर लेते हैं। तो हम क्वांटिटी तो ये वाली लेने वाले हैं और हम रेट ये वाले लेने वाले हैं। मतलब हम क्या करेंगे? 100 इंटू 20 2000, फिर हम 200 इंटू 30 6000, और ऐसे ही 300 इंटू 40 12,000। तो ईयर 18-19 के लिए नॉमिनल जीडीपी है 26,000 और रियल जीडीपी है 20,000। अगर इस क्वेश्चन में हमें जीडीपी डिफ्लेटर निकालना हो, यानी कि प्राइस इंडेक्स, तो वो क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन Real GDP into 100. रियल जीडीपी इनटू 100। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी इज 26,000 अपॉन रियल जीडीपी इज 20,000 into 100 दैट इज 130%। अब ये 100 से ऊपर आया तो यानी कि इन्फ्लेशन आई है, क्योंकि हाँ देखो क्वांटिटी तो सेम है, करंट ईयर के रेट से कर रहे हैं तो 26,000 आ रहा है, बेस ईयर के रेट से कर रहे हैं तो ये 20,000 आ रहा है, तो यानी इन्फ्लेशन आ गई है। तो इन्फ्लेशन इज ऑफ 30%। ओके, ये बात समझ आती है बच्चों? Yes, sir. एक बात बताओ, नेशनल इनकम निकालने के कितने मेथड होते हैं? 3. कौन कौन से? Expenditure method, income method और value Value added. added method. अब इनकम मेथड में हम क्या करते थे, किसी को याद है? Sir, compensation of self-employed plus operating surplus कंपनसेशन ऑफ plus एम्प्लॉय mixed प्लस income. ऑपरेट, इनको प्लस करने से क्या आता था? NDP at FC, नेशनल इनकम क्या होता है? NNP at FC एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी तक जाने के लिए क्या करते हैं? plus NAFIA. प्लस। देखो यही, अब कई बार ना थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फाइंडिंग नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड, और ये क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क। अब आपको फॉर्मूला तो पता है, अब कई बच्चे क्या करते हैं, वो जो मैंने शीट बनानी सिखाई होती है ना, वो शीट लिख के आ जाते हैं, कहते हैं सर बात तो वही है, पर नहीं, उसको थ्योरेटिकली आंसर देना होता है। कैसे? सबसे पहले आइडेंटिफाई ऑल द सेक्टर्स दैट आर अर्निंग इनकम, पहले तो पता करो इनकम कौन कमा रहे हैं, फिर इनकम को क्लासिफाई किसमें करते हैं?
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इन तीनों को ऐड करो तो ऐड करके क्या मिलता है, एनडीपी एट एफसी। और हमारी नेशनल इनकम है एनएनपीएफसी, तो एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी तक जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस NFIA। ठीक है। फिर आता है एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, आइडेंटिफाई ऑल द सेक्टर दैट आर इंक्रीइंग एक्सपेंडिचर, क्लासिफाई द एक्सपेंडिचर इनटू फॉलोइंग कैटेगरी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब याद करो मैंने क्या कसम खिलाई थी तुम्हें माँ भवानी की, कि अगर कभी भी फिक्स दिखता है तो तुम्हें क्या करना है, Add चेंज इन स्टॉक ऐड करना है। चेंज इन चेंजिंग स्टॉक स्टॉक ऐड करना। और नेट एक्सपोर्ट ऐड करो। जब इन सब चीजों को प्लस करते हैं तो क्या आता है, GDP at MP. जीडीपी एट एमपी। ओके, अब जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी तक जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन कर दो, माइनस एनआईटी कर दो। अगर डेप्रिसिएशन और एनआईटी को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एनडीपी एट एफसी। और एनएनपीएफसी तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस तो प्लस नफिया। यही देखो स्टेप्स में लिखा हुआ है। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब तीसरा मेथड वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड कहता है आइडेंटिफाई ऑल द सेक्टर दैट आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस, फिर इन्हें क्लासिफाई करो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, फिर निकालो वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है बताओ, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक So sales plus change in stock for goods for फॉर self सेल्फ consumption. कंज्यूम। फिर इसमें से इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, वैल्यू एडेड, है ना, यही होता है ना वैल्यू ऑफ आउटपुट में, आईसी को माइनस करो Yes, तो वैल्यू sir. एडेड आ जाता है। फिर सारे सेक्टर्स की प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शियरी तीनों की वैल्यू एडेड ऐड कर दो तो क्या मिलता है हमें, GDP at MP. और जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी तक जाना आपको आता है। सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन एनआईटी, ऐड एनएफआई। चलो एक बार अब स्टेप्स कॉपी कर लो। अब देखो डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब फाइनल गुड्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना। फाइनल गुड्स आर द गुड्स व्हिच आर ईदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर हम कोई भी गुड लेते हैं, कोई भी खर्चा करते हैं जो डायरेक्ट कंजम्पशन पे होता है या इन्वेस्टमेंट पे होता है, तो हम उसे फाइनल गुड कहते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी कपड़े लेते हो, कोई भी फोन लेते हो, कुछ भी लेते हो, जूते लेते हो, तो कंजम्पशन के लिए तो फाइनल गुड है। या आप घर में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो या बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, बिजनेस में कोई मशीन लेते हो, प्लांट लेते हो, फर्नीचर लेते हो, फिक्सचर लेते हो, फाइनल गुड है। इंटरमीडिएट गुड कौन से होते हैं, जो हम लेते हैं रीसेल के लिए, बेचने के लिए। अगर आप मोबाइल फोन लो वो फाइनल गुड, पर अगर एक दुकानदार बेचने के लिए मोबाइल फोन ले वो इंटरमीडिएट गुड। या फिर फॉर फर्दर प्रोडक्शन, आप मिल्क लो घर पे पी लो, फाइनल गुड। चाहे उस मिल्क का रूह अफ़ज़ा बनाओ, चाहे स्मूदी बनाओ, कुछ भी बनाओ, वो फाइनल गुड। पर अगर एक हलवाई मिल्क ले रहा है और उसकी स्वीट्स बना रहा है तो वो इंटरमीडिएट फॉर फर्दर प्रोडक्शन। Final goods are included in national income and domestic income, but they are not included in national income or domestic income. अब ऐसा क्यों, फाइनल गुड्स को तो हम डायरेक्टली इंक्लूड कर देते हैं, कॉमन सेंस है। इंटरमीडिएट गुड को क्यों नहीं करते, क्योंकि देखो अगर मैं अगर इस पेन को नेशनल इनकम में ले लूं और इसके अंदर जो रिफल है उसको भी नेशनल इनकम में ले लूं तो डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी, क्योंकि रिफल तो पेन में ही चली गई। आपने मिल्क को भी नेशनल इनकम में ले लिया 60 रुपीज का, फिर उस मिल्क से आपने एक शेक बनाया, वो 100 रुपए का बेचा, वो भी ले लिया, या 200 का बेच दिया, चलो 2 शेक बन गए। तो उस मिल्क की वैल्यू तो 2 बार ही काउंट हो गई, क्योंकि वो मिल्क अलग से तो आइडेंटिटी रहा ही नहीं, वो तो इसमें कन्वर्ट हो गया। तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम ना हो इसीलिए इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू नहीं लेते। और दूसरी बात, आप लोगों को वैल्यू एडेड मेथड तो आता ही है। वैल्यू एडेड मेथड क्या कहता है कि हम इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस करते हैं। फाइनल गुड्स की डायरेक्ट डिमांड, जब दिवाली आती है तो मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है तो दूध की डिमांड भी बढ़ जाती है, मिठाइयों की डिमांड कम हो जाएगी तो दूध की डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इट इज डिपेंडेंट, इट इज डिराइव्ड डिमांड। फाइनल गुड्स आर रेडी टू यूज, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट रेडी टू यूज। ये फर्दर प्रोडक्शन वाले इंटरमीडिएट गुड की बात हो रही है, रीसेल वाले की बात नहीं हो रही, क्योंकि वो तो प्रोड्यूस हो चुका होता है।
और अगला पॉइंट भी, दे हैव क्रॉस प्रोडक्शन बाउंड्री, मतलब फाइनल गुड प्रोड्यूस्ड होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते। अगेन ये रीसेल वालों की बात नहीं हो रही, फर्दर प्रोडक्शन वालों की बात हो रही। मिल्क परचेज बाय द हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन या कार परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट, मिल्क यूज्ड इन डेयरी शॉप या कोल यूज्ड इन फैक्ट्री। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट है कि गुड्स के एग्जांपल है फाइनल गुड। एक पॉइंट और होता है, हम लिखेंगे नहीं, आइडेंटिटी। फाइनल गुड नेवर लूज देयर आइडेंटिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल गुड ना अपने नाम से ही जाने जाते हैं। ठीक है, अब जैसे अंश ने बहुत अच्छी शर्ट पहनी है तो हम ये कहेंगे क्या बात है अंश, क्या कमाल की शर्ट पहनी है। अब शर्ट किससे बन रही है? धागों से। ये तो नहीं कहेंगे ना क्या बात है अंश, कमाल के धागे पहने भाई, ऐसा तो नहीं कहते ना। सैंडविच खाना होता है यही कहते हो ना, सैंडविच दे दो, ये तो नहीं कहते ना मम्मी ब्रेड आलू मटर टमाटर दे दो, नहीं ना। रजिस्टर मंगाना होता है तो पापा को यही बोलते हैं ना, पापा रजिस्टर ला दो, ये तो नहीं कहते ना पन्नों का संग्रहालय ला दो, कहना भी मत, जूते पड़ेंगे। तो फाइनल गुड नेवर लूज देयर आइडेंटिटी, इंटरमीडिएट गुड तो फाइनल गुड में चले जाते हैं। ठीक है, लोग क्या कहते हैं, आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो आइसक्रीम कहते हैं ना उसे, ये तो नहीं कहते ना ठंडा चीनी दूध दे दो, कहना भी मत बेटा, लोगों को जो शक है वो यकीन में बदल जाएगा तुम लोगों के बारे में। फिर आता है कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड। कंजम्पशन गुड्स वो होते हैं जो हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, हाउस होल्ड वांट सेटिस्फाई करने के लिए लेते हैं। कैपिटल गुड जो बिजनेस में यूज होते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, these goods satisfy the human want directly and they satisfy the human want indirectly, क्योंकि ये मशीनें हैं ना, इनसे चीज बनती है। मेरी वांट सेटिस्फाई टी शर्ट करेगी, पर टी शर्ट बनाने की मशीन जब वही नहीं होगी तो बनेगी कैसे? दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये तो कंजम्पशन गुड है, उनसे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड्स हैव लिमिटेड एंड एक्सपेक्टेड लाइफ, थोड़ा टाइम होता है, फूड 2-4 दिन, कपड़े थोड़ा बहुत, पर जो कैपिटल गुड्स हैं मशीनरी, जनरली उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ ज्यादा होती है। किसी को फाइनल गुड या इंटरमीडिएट गुड के डिफरेंस में कोई दिक्कत? ओहो सॉरी, कॉपी कर